हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं रूपाली वर्मा। कामयाबी की तरफ हम अपने कदम बढ़ा तो रहे हैं, लेकिन एक एक हडल हमारे सामने आता है। तो आज जो हडल हम लेकर आए हैं वो है हमारा क्लास 10th का सीबीएसई का सैम्पल पेपर, जो सीबीएसई के द्वारा इशू किया गया है कि हमारा सेकेंड टर्म का पेपर आना कैसा है, किस तरीके से आएगा, क्या चीज़ें होंगी, हमें ये बताना है। अब इस पेपर में उन्होंने हमें क्वेश्चन पेपर तो दे दिया, लेकिन इसमें किस तरीके से चीज़ें हमको लिखनी है, क्या करना है, यही सब चीज़ें हम आपको समझाएंगे। क्या चीज़ कितने मार्क्स की होगी, खास तौर से वर्ड लिमिट्स का हमें बहुत ध्यान रखना है। ये सभी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो हमें क्वेश्चन पेपर में बहुत ही माइन्यूटली हमारी मार्क करी जाती हैं और इसकी बेसिस पे हमको मार्क्स मिलते हैं। तो इन्हीं सब चीज़ों को हम आज समझेंगे। तो आज जो हम समझने जा रहे हैं, हमारा सैम्पल पेपर है हमारा क्लास 10th हिंदी कोर्स ए का सीबीएसई द्वारा इशूड सेकेंड टर्म का जो एग्ज़ाम सैम्पल पेपर है वो आज हम लेकर आए। तो शुरू करते हैं। पेपर सबसे पहले जब पेपर आता है हमारे सामने, जो आपको सबसे पहले ध्यान रखना है, आपके पास जो ये कोड आए, जब आपका कोर्स ए है तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि आपका कोड रहता है 002। इसको बहुत ध्यान से देखना है, क्योंकि कभी कभी होता है एक एग्जामिनेशन हॉल में आपके पास दूसरे यानी कि कोर्स बी के बच्चे भी होते हैं, तो उनका कोड दूसरा होता है, आपका दूसरा होता है। तो आपका जो कोड रहेगा वो है 002 कि आपके पास क्वेश्चन पेपर एकदम सही आया है कि नहीं आया है, सबसे पहले आपको ये देखना होता है। तो जब आपने ये देख लिया कि आपका कोड एकदम सही है यानी कि परफेक्ट, आपके पास क्वेश्चन पेपर एकदम सही आया। अब जो ध्यान देने वाली बात है कि पहले पेपर हम लोग के 3 घंटे के होते थे। हम लोगों ने फर्स्ट टर्म का जो पेपर दिया वो 1.5 आवर का दिया, क्योंकि वो एमसीक्यूज बेस्ड था। अब ये टोटल हमारा सब्जेक्टिव बेस्ड रहेगा, तो इसमें क्या आ रहा है, ये पेपर हमारे पास सिर्फ 2 घंटे का आ रहा है। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ 40 मार्क्स का पेपर है। क्लियर? ये ध्यान रखिएगा, 40 मार्क्स का पेपर हम फर्स्ट टर्म में दे चुके हैं, ये सेकेंड टर्म हमारा 40 मार्क्स का रहेगा। 40 मार्क्स का है इसलिए आपका सिर्फ 2 घंटे इनफ है, क्योंकि हम लोग का 80 मार्क्स का हुआ करता था, 3 आवर्स का रहता था। अब इसके जो निर्देश हैं अब इनको ध्यान से देखेंगे। क्या दिया है, इस प्रश्न पत्र में 2 खंड दिए गए हैं, यानी कि 2 खंडों में डिवाइड है ये, खंड का और खंड खा। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, यानी कि आपको सब करने हैं। यथासंभव सभी प्रश्नों के उत्तर क्रमानुसार ही लिखिए। अब ये ध्यान रखिए, ऑप्शंस कम हैं आपके सामने, ये नहीं कि ऑप्शंस आपको मिलेंगे नहीं, करने सभी हैं, उनके अंदर ऑप्शंस दिए हुए हैं, लेकिन बहुत कम ऑप्शंस दिए हैं। तो ये बहुत ध्यान से आपको समझना होगा। सारे क्वेश्चन ऑप्ट करने हैं आपको, और सभी क्रम के, यानी कि अब क्रम का मतलब है क्वेश्चन नंबर 1 हम पहले करेंगे, फिर नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, यानी कि सबसे पहले अगर हमने खंड का ऑप्ट किया, यानी खंड का ही हमें करना है, जहां से क्वेश्चन पेपर हमारा शुरू हो रहा है वहीं से हमें करना है। हमेशा ये चीज़ दी जाती है आपके क्वेश्चन पेपर में, हमेशा ये चीज़ देती थी, यथासंभव क्रमानुसार कार्य करें। क्रमानुसार का मतलब होता है कि जिस ऑर्डर में आपसे क्वेश्चन पेपर पूछा गया है उसी ऑर्डर में आप अपनी आंसर शीट फिल करेंगे, उसमें कोई भी गलती नहीं करनी है आपको। क्योंकि कई बच्चे ऐसा करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 छोड़ दिया, उन्होंने सीधे 2 से शुरू किया और 1 वाला जो आंसर है वो एकदम एंड में कर दिया। नहीं, अगर मान लीजिए आपको 1 नहीं आ रहा है तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा 25 या 30 शब्दों का एक आंसर लिखना है, तो उसके लिए आप 3 से 4 लाइन छोड़ दीजिए, जिन्हें आप बाद में लिख सकते हैं। मगर ये मत करिए कि क्वेश्चन नंबर 1 एकदम एंड में जाकर आप आंसर शीट में लिखेंगे, ऐसा नहीं करेंगे। फिर उसके बाद होता है लेखन कार्य में स्वच्छता का विशेष ध्यान रखिए। ये आपको ध्यान रखना है, हैंडराइटिंग बहुत अच्छी बनानी है ताकि पढ़ना वाला समझ सके। क्योंकि होता है ना, जब कॉपी हमारी एग्जामिनर के पास जाती है तो अगर वो गंदी है तो एग्जामिनर का मूड पहले ख़राब हो जाएगा, और अगर अच्छी गई है तो उसका मूड बहुत अच्छा रहेगा और वो फटाफट मार्किंग, मतलब अरेंज में देंगे आप तो बहुत ही अच्छे से वो मार्किंग करेगा आपकी। तो ये ध्यान रखना है, साफ़ सुथरी, कटपिट ज़्यादा नहीं रखना, गंदगी काम नहीं करना है, एकदम साफ़ सुथरा अच्छी हैंडराइटिंग में आप काम करेंगे। फिर आते हैं खंड का में कुल 3 प्रश्न दिए हैं। अब जो हमने बताया था ना 2 खंडों में डिवाइडेड, तो पहला खंड जो का है उसमें 3 प्रश्न पूछे गए हैं आपसे। दिए गए निर्देशों का पालन करते हुए इनके उप प्रश्नों के उत्तर दीजिए, यानी कि इन 3 प्रश्नों के अंदर भी खंड दिए गए हैं, यानी कि प्रश्न पूछे गए हैं, आपको उन्हीं के अनुसार कार्य करना है। फिर खंड खा में कुल 4 प्रश्न हैं, यानी का में 3 हैं और खा में 4 हैं, यानी कि टोटल मिला के 7 प्रश्न आपसे पूरे क्वेश्चन पेपर में पूछे गए हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, पूरा क्वेश्चन पेपर सब्जेक्टिव है, बहुत ध्यान से आपको करना है।
तो 7 क्वेश्चन ये मत सोचिए कि बहुत छोटा सा है, क्योंकि लिखने के लिए अंदर काफी कुछ है। सभी प्रश्नों के साथ विकल्प भी दिए गए हैं। निर्देशानुसार विकल्प का ध्यान रखते हुए चारों प्रश्नों को उत्तर दीजिए। अब खंड खा जो है वो हमारा लेखन कार्य है, यानी कि हमारा अनुच्छेद है, पत्र है, विज्ञापन है, ये सब चीजें हैं। अब इनके अंदर आपके सामने विकल्प दिए गए हैं, वो कैसे हैं अभी आके बताते हैं। तो ये आपके जो निर्देश थे जो आपको ध्यान में दे के चलने हैं, ये बहुत ही, आप लोग सोचते हैं कि स्टार्टिंग में दे दिया कोई ज़्यादा नहीं, लेकिन इनको बहुत ध्यान, क्योंकि आपको खास इसीलिए दिया जाता है कि आपको इन्हें ध्यान पूर्वक पढ़ना है और इन्हीं को फॉलो भी करना है। आगे देखते हैं। अब हमारा क्वेश्चन पेपर शुरू होता है खंड का। क्या आया सबसे पहले? खंड का आ रहा है। पाठ्य पुस्तक व पूरक पाठ्य पुस्तक। तो हमारी पाठ्य पुस्तक क्या है? क्षितिज भाग 2 और कृतिका भाग 2, ये हमारी 2 पाठ्य पुस्तक है। पूरक पुस्तिका कौन सी है? कृतिका की है। तो इन्हीं से हमारे खंड का में प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो प्रश्न जो है ये हमारा जो आ रहा है प्रश्न, यानी कि जो बुक के क्वेश्चंस आ रहे हैं, ये 20 मार्क्स के आपसे टोटल, ये सेक्शन खंड का हमारा कितना है? 20 मार्क्स का पूरा सेक्शन है। अब यहाँ पे जो प्रश्न पहला दिया गया क्या है? निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 25 से 30 शब्दों में लिखिए। ठीक है, क्या पूछा है? 25 से 30 शब्दों में आपको क्या देना है? ये जो अब प्रश्न 1 के अंदर जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उनके। तो अब यहां पर 2 नंबर का कितना दिया है? 2 नंबर का प्रश्न है और 4 प्रश्न करने हैं, यानी कि 2 into 4 यानी 8 मार्क्स का आपका प्रश्न 1 है। प्रश्न 1 में 4 प्रश्न आपसे पूछे गए। क्लियर हो गया? अब जो सबसे ध्यान देने की बात है, इन्होंने बोला है 25 से 30 शब्दों में करना है। अब 25 से 30 शब्दों का मतलब आप ये कहेंगे कि हम कॉपी में लिखते समय हम ये तो ध्यान नहीं देंगे कि हम हर गिने बैठ के कि हमने कितने शब्द किए हैं। तो इसको पता करने का सबसे अच्छा तरीका है, हर बच्चे की, हर किसी की हैंड राइटिंग अलग अलग होती है। हमारी हैंड राइटिंग अलग है, आपकी अलग है। तो इसमें सिंपल है कि आप एक कॉपी लीजिए, इंग्लिश में अलग हो जाएगा, हिंदी में अलग हो जाएगा। हिंदी के 2 लाइन्स लिखिए। 2 लाइन्स लिखने के बाद आप उसमें वर्ड काउंट करिए। जैसे अब आप यहाँ पर देख रहे हैं कि हमारे पास में दिया है, तो अब आप इसमें देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7। तो एक लाइन में कितने आए? 7। अब ये से, थे, से, के, ये शब्दों के अंतर्गत नहीं आएंगे। जो बड़े बड़े हैं जैसे फादर, कामिल, बुलके, संकल्प, सन्यासी, मन से ही को हम एक ले लेते हैं, लेखक एक ले लेते हैं। तो एक लाइन में कितने आए? हमारे 7 वर्ड आए। अब उसी के हिसाब से आप मल्टीप्लाई कर लीजिए कि आपको कितने लाइन का आंसर लिखना है। सिंपल एक चीज आपको रखनी है, ठीक है? तो ये आप इसी तरीके से काम करेंगे। चलिए अब देखते हैं जो प्रश्न 1 में जो हमारा पहला प्रश्न पूछा जा रहा है, यानी कि का क्या दिया है? फादर कामिल बुलके संकल्प से सन्यासी थे, मन से नहीं। लेखक ने इस कथन के आधार पर सिद्ध कीजिए कि फादर का जीवन परंपरागत सन्यासियों से किस प्रकार अलग था। अब ये प्रश्न पूछा गया है। अब जरूरी ये प्रश्न तो आएगा नहीं, जाहिर सी बात है, सैंपल पेपर इशू किया तो ये तो आपके उसमें आना ही नहीं है पेपर में। लेकिन जब इस तरीके के प्रश्न पूछे जाएंगे तो आपको उत्तर लिखना कैसे है, सबसे पहले आपको ये चीज़ सीखनी है। हम चैप्टर पढ़ लेते हैं, क्वेश्चन आंसर याद कर लेते हैं, सब कर लेते हैं, लेकिन लिखने का तरीका अलग होता है। अब वो हमसे मांग क्या रहे हैं? उन्होंने हमसे मांगा 2 प्रश्नों का उत्तर है, ठीक है? एक ही में 2 प्रश्न के। सबसे पहले उन्होंने क्या पूछा? फादर कामिल बुलके संकल्प से सन्यासी थे, मन से नहीं, ठीक है? फिर लेखक इस कथन के आधार पर सिद्ध कीजिए कि फादर का जीवन परंपरागत सन्यासियों से किस प्रकार। तो सबसे पहले आपको बताना है कि फादर कामिल बुलके के बारे में आपको बताना है कि वो सन्यासी होते हुए मन से कैसे नहीं थे। फिर ये बात आपको लेखक के शब्दों में भी करनी है। तो अब इसे किस तरीके से करेंगे? देखिए यहाँ पर आपके सामने 4 पॉइंट्स दिए गए हैं। अब ये जो 4 पॉइंट्स दिए हैं, इसमें आपको सिर्फ, आप जब आंसर लिखेंगे तो कोई भी 2 पॉइंट्स को आप हाईलाइट करेंगे। अब उन 2 पॉइंट्स में आपको लिखना क्या है? क्या दिया है? सन्यासी के परंपरागत स्वरूप में मोह त्याग कर सामान्यतः समाज से पलायन कर जाने की प्रवृत्ति, ठीक है? तो आप अगर मान लीजिए आप ये वाला करते हैं, तो यहां खास जो सन्यासी होते हैं, एक्चुअल में जो सन्यासी होते हैं वो क्या होते हैं? वो जो सांसारिक जितना मोह माया जीवन जितना सब कुछ होता है, सबका मोह त्याग देते हैं और सन्यास लेकर चले जाते हैं। मोस्टली यही होता है, जो सन्यासी होते हैं वो ऐसे ही करते हैं। लेकिन फादर कामिल बुलके इसके जस्ट उलट थे।
उन्होंने संन्यास लिया, मोह माया त्यागी, लेकिन वो अपने परिवार के मोह में, क्योंकि वो अपने परिवार को याद करते हैं, माँ को याद करते हैं, ये बात भी हुई थी। साथ ही उन्होंने लोग जिससे भी मिलते उनसे रिश्ता बनाते, सब कुछ करते थे। तो इस तरीके से उन्होंने संन्यास लिया भी और नहीं भी लिया, मतलब ऐसे संन्यास ले लिया लेकिन मन से वो सन्यासी नहीं थे। जिससे मिलते, अब जैसे लेखक ने ही बोला, जब उनकी पत्नी की मृत्यु हुई तब किस तरीके से आए थे, बेटे के अन्नप्राशन में आए थे। तो चाहे खुशी का वक्त हो, अच्छा बुराई का वक्त हो, हर समय ढांढस बंधाने के लिए वो मौजूद रहते थे। फादर कामिल बुल्के द्वारा परंपरागत सन्यासियों की प्रवृत्ति से अलग नई परंपरा को स्थापित करना, ये चीज हमने अभी आपको समझाई कि जो परंपरागत सन्यासी होते थे उनसे उलट उन्होंने अपना सन्यासी जीवन बिताया। फिर है कॉलेज में अध्ययन एवं अध्यापन, प्रियजनों के प्रति मोह और प्रेम में अपनत्व। अब सन्यासी क्या होते हैं, वो पढ़ाई लिखाई तो नहीं करते ना, जब वो एक बार सन्यास उन्होंने ले लिया तो नहीं करते, लेकिन ये जब सन्यासी वहां आए, जब वहां बेल्जियम से यहाँ पर आए तो क्या हुआ, उन्होंने यहाँ पे आके इन्होंने दोबारा पढ़ाई करी, बीए किया, एमए किया, फिर उसके बाद इन्होंने जॉब भी करी। लेकिन सन्यासी क्या जॉब करते हैं, मगर उन्होंने किया ये चीज। फिर प्रियजनों के प्रति मोह, अपने परिवार वालों को भी वो याद करते थे। प्रेम व अपनत्व, जिससे मिलते थे उससे प्रेम का रिश्ता बनाते थे, और कभी भी मिलते थे तो बहुत ही प्रेम के साथ मिलते थे। फिर उसके बाद प्रियजनों के घर समय समय पर आना जाना, संकट के समय सहानुभूति रख उन्हें धैर्य बंधाना आदि। यानी कि जो उनके शिष्य थे, जो उनको मानते थे, उनसे मिलते थे, उन सभी से संबंध अच्छे बनाते थे। तो ये 4 पॉइंट्स इन्होंने हमको बताए हैं। आपको इन 4 पॉइंट्स के आधार पर ये इस क्वेश्चन का आंसर देना है, ये आपको ध्यान रखना है। इसी तरीके से ये नहीं है कि जो हमने रटा है हम उसी हिसाब से कर ले, क्योंकि हमने जब पूरा चैप्टर पढ़ा हुआ है, हमने हर एक चीज जानी हुई है, तो हम उसी के हिसाब से लिखेंगे। सन्यासी थे नहीं, वो किस वैसे परंपरागत सन्यासी कैसे होते हैं और खुद कामिल बुल्के कैसे सन्यासी थे, ये सारी चीजें आप डिफरेंशिएट कर देंगे तो जो लेखक की बात है वो यहां पर सिद्ध हो जाएगी। तो ये जो हमारा प्रश्न था ये कितने का, 2 मार्क्स का था। याद रखिएगा लिखते समय 30 शब्दों से ज्यादा नहीं जाना चाहिए, ठीक है, ये चीज आपको बिल्कुल ध्यान रखनी है। अब आते हैं खा, जो दूसरा प्रश्न हमसे पूछा गया है, प्रश्न 1 का, फादर की उपस्थिति लेखक को देवदार की छाया के समान क्यों लगती थी, पाठ के आधार पर सिद्ध कीजिए। ये चीज उन्होंने बोली है कि देवदार का पेड़ जो होता है वो बहुत अच्छी छाया देता है, ठंडी छाया, घनी छाया देता है। तो आपने देवदार का पेड़ समझ लिया, तो अब फादर बुल्के के होने पे लेखक को ऐसा क्यों लगता था। अब ये आंसर जो है आपको जो साबित करना है, जो लिखना है, वो इन 4 पॉइंट्स पे। कैसे, मानवीय गुणों से परिपूर्ण व्यक्तित्व और सबके लिए कल्याण की भावना। अब कामिल बुल्के के अंदर जो सारी अच्छे गुण थे, सब कुछ थे, आपको वो लिखना है, और वो हमेशा दूसरों के कल्याण में लगे रहते थे, ये चीज लिखनी है। अब ये चीज आप कैसे लिख सकते हो, लेखक के साथ जो घटनाएं घटी उसमें बुल्के का जो भी किरदार रहा वो लिख सकते हैं। उनके बेटे का अन्नप्राशन जैसे हमने बताया जब होता है तो वो किस तरीके से उनसे मिले, फिर उसके साथ ही जब उनकी वाइफ की मृत्यु हुई तो किस तरीके से उनके सामने आए, कई चीज़ें ऐसी हैं। फिर है परम हितैषी के समान लोगों को आशीर्वचनों से सराबोर कर देना, यानी कि जब भी किसी से मिलते तो उसको हमेशा अपना, इतना अधिक अपना समझ लेते थे, उसको अपने आशीर्वाद वचनों से पूरा बताते थे। फिर भरपूर वात्सल्य से भरी नीली आंखों में तैरता अपना, उनकी नीली नीली आंखें थी, गोरा चेहरा था, है ना, तो उनकी आंखें नीली थी, उसमें हमेशा ममता, यानी कि अपने ये ना वात्सल्य मतलब अपनों से छोटों के लिए जो प्यार होता है उसको हम वात्सल्य कहते हैं, बच्चों के लिए जो प्यार होता है, तो वो प्यार हमेशा हर किसी के लिए उनकी आंखों में झलकता रहता था। फिर उपर्युक्त कारणों से फादर की उपस्थिति देवदार की छाया जैसी लगती थी। अब ये जब आप उनके गुणों के बारे में बता देंगे तो आखिर में ये चीज़ बताएंगे कि उनकी उपस्थिति हर किसी को, लेखक को ही नहीं, उनके जितने भी हितैषी होते थे, उनके अपने होते थे, उनका साथ, फादर बुल्के का साथ हमेशा एक देवदार की छाया के समान लगता था। इस तरह तो ये प्रश्न भी हमारा कितना, 2 अंक का है। अब आते हैं हम प्रश्न संख्या 3 पर। अब 3 में जो हमसे पूछा गया है क्या है, क्या सनक सकारात्मक भी हो सकती है, सकारात्मक सनक की जीवन में क्या भूमिका हो सकती है, सटीक उदाहरणों द्वारा अपने विचार प्रकट कीजिए। तो इससे पहले हमने जो पाठ पढ़ा
वो हमारा जो था मानवीय करुणा की दिव्य चमक। ये दूसरा जो हमारा उसी में पार्ट पूछा गया कौन सा है, लखनवी अंदाज। तो ये जो क्वेश्चन आया है किससे है, लखनवी अंदाज से, ये भी 2 मार्क्स का है। तो अब यहाँ पर सनक सकारात्मक है कि नहीं होती है, जैसे यहाँ पर क्या हुआ था, जो नवाब साहब बैठे थे ट्रेन में उनके अंदर सनक ही तो थी। क्या था वो, जो उन्होंने खीरा इतने जतनों से काटा, बड़े अच्छे से किया, सूंघा और उठाकर फेंक दिया, तो ये एक तरीके की सनक ही कहेंगे हम। अगर नॉर्मल किसी आदमी को देखेंगे तो ये पागल आदमी है, अगर उसे खाना नहीं था तो उसने खरीदा क्यों, और खरीदा भी तो उसने काटा क्यों और उठा के सूंघ के फेंक दिया, तो इसको क्या बोलेंगे, सनक ही बोलेंगे ना। तो वही चीज यहाँ पर बतानी है आपको। क्या पूछा गया, क्या सनक सकारात्मक हो सकती है, क्या पॉजिटिव हो सकती है। अब इसमें पॉजिटिविटी हमारे लेखक ने निकाली थी, उन्होंने यहीं से देख लिया था कि किसी कहानी के लिए किसी मुद्दे का होना ज़रूरी नहीं है, ठीक है ना, कोई एक टॉपिक का होना ज़रूरी नहीं है, बस कहानी बन जाती है, बिना किरदारों के भी हम कहानी लिख लेते हैं। फिर सकारात्मक सनक के जीवन में क्या भूमिका हो सकती है, सटीक उदाहरण द्वारा। अब इसके उदाहरण क्या है, अब ये आपको पाठ के आधार पर ही देने हैं। क्या दिया है, सनक अर्थात धुन का पक्का होना, अलग लगन, मेहनत तथा ईमानदारी से काम करने की सनक सकारात्मक होती है, ठीक है। अब यहाँ पर सनक 2 तरह की इन्होंने बता दी। पहली सनक क्या होती है, एक पॉजिटिव होती है, एक निगेटिव होती है। अब हम अगर ठान लें, जैसे एग्जाम आने वाले, हम ठान लें नहीं भाई हमें तो पढ़ना है, दिन में हम 12 घंटे तो पढ़ के ही रहेंगे, चाहे कुछ कर लो ताकि मेरे मार्क्स अच्छे आए, तो ये सनक क्या थी, पॉजिटिव थी। आप लगन से काम कर रहे थे, धुन के पक्के थे, तो ये सब क्या होती है, ये सनक क्या होती है, पॉजिटिव होती है, यानी कि सकारात्मक सनक होती है। फिर क्या है, वैज्ञानिकों, महापुरुषों तथा समाज सेवियों का आप उदाहरण भी दे सकते हैं। बहुत से ऐसे वैज्ञानिक हुए, कलाम साहब हैं हमारे, और भी आप क्या कहते हैं, विवेकानंद जी को ले सकते हैं। बहुत सारे हमारे उदाहरण हैं, जिनमें से कोई भी उदाहरण जो आपको याद हो उसे आप यहाँ पर लिख सकते हैं सनक के तौर पर। फिर आज़ादी के मतवाले क्रांतिकारी सामाजिक बुराइयों के समूल नष्ट करने की ठानने में समाज की सुधारक। अब इसमें आप आज़ादी के लिए बहुत से क्रांतिकारियों में के अंदर सनक थी, तो वो सनक क्या थी, वो पॉजिटिव सनक थी। समाज को सुधारने में आप जिनमें ज्योतिबा फुले का नाम ले सकते हैं, उन्होंने समाज को सुधारने में कितनी बड़ी भूमिका अदा करी। दयानंद सरस्वती हैं, आप बहुत से ऐसे लोग समाज सुधारक हैं जिनके उदाहरण आप यहाँ पर प्रस्तुत कर सकते हैं। फिर है पहाड़ काट कर रास्ता बनाने वाले दशरथ मांझी जैसे सकारात्मक सनक वाले व्यक्तियों के उदाहरण दीजिए। अब जो है ना, आप यहाँ पर दशरथ मांझी का भी उदाहरण दे सकते हैं, किस तरीके से उसके जीवन में विपत्ति आई और उसने उसी सनक के कारण जो है ना पूरे पहाड़ को काट कर एक रास्ता बना दिया। तो यहाँ पर पहले आप पॉजिटिव और निगेटिव सनक के बारे में देंगे, फिर ये सनक किस तरीके से हमारे जीवन में पॉजिटिविटी लेकर आती है, आप ये चीज़ यहाँ पर सिद्ध करेंगे। अब प्रश्न घ यानी कि प्रश्न नंबर 1 का हमारा चौथा यहाँ पर आ रहा है, ये भी 2 मार्क का है। लखनवी अंदाज शीर्षक की सार्थकता तर्क सहित सिद्ध कीजिए। अब ये जो पाठ का नाम दिया गया लखनवी अंदाज, तो आखिर क्या ये पाठ की स्टोरी के हिसाब से एकदम सही शीर्षक है, क्या ये सही हो सकता है, नहीं हो सकता है, इसे आपको सिद्ध करना है। तो इसे आप कैसे सिद्ध करोगे, विषय वस्तु से शीर्षक के पूरी तरह मेल खाने से ही शीर्षक की सार्थकता होती। सबसे पहले तो आप ये सिद्ध करोगे कि सार्थकता का मतलब क्या है। जो विषय वस्तु है अंदर, जैसे जो हम कहानी पढ़ते हैं, जो कोई भी कहानी हम पढ़ रहे हैं, उसी से हमारा शीर्षक मेल खाना चाहिए। पता चला हम कहानी कुछ पढ़ रहे हैं, शीर्षक कुछ है। अब मान लीजिए हम आगरा के बारे में पढ़ रहे हैं और वहाँ हम दे दिया हैदराबाद टॉपिक दे दिया, तो ये तो कहीं कोई मेल ही नहीं खा रहा ना। तो यहाँ पर आपको बताना है कि जो भी हम कहानी पढ़ते हैं या कथा पढ़ते हैं, उसकी विषय वस्तु के अनुसार ही हमेशा शीर्षक होता है। फिर है लखनवी अंदाज शीर्षक का कथानक से पूर्णता संबद्ध है, यानी कि जो ये लखनवी अंदाज पाठ का नाम दिया गया है, ये हमारे बिल्कुल क्योंकि जो हम नवाब साहब के बारे में बात कर रहे हैं वो कहाँ के नवाब है, वो लखनऊ के नवाब हैं, और लखनऊ यानी कि लखनवी अंदाज वहाँ की नवाबी है। तो ये चीज़ पूरी तरीके से सिद्ध होती, क्योंकि पूरी कहानी उन नवाब साहब के ऊपर ही थी कि किस तरीके से उन्होंने एक खीरे को लेकर सब कुछ शुरू कर दिया था। तो ये सब चीज़ें हम यहाँ पर
सिद्ध करेंगे अपने वाक्यों के जरिए। फिर है झूठी नवाबी शान, दिखावा, सनक, नजाकत आदि का वर्णन करेंगे। जब हम ये बताएंगे कि ये संबंध हो रहा है तो उसमें कैसी उनकी झूठी शान थी, उन्होंने कैसे दिखावा किया, उनके अंदर सनक थी ये चीज कि नहीं, अब भाई आपने खीरा लिया तो खाने के लिए था, लेकिन आपने अपनी सनक दिखाने के लिए कि सामने वाला नहीं खा रहा है इसलिए सिर्फ उसको सूंघ कर फेंक दिया था, तो ये एक सनक थी। नजाकत भी किस तरीके से खीरे को छील के, नमक लगा के, धो के, काट के रखा था, टॉवेल के ऊपर सजा के उन्होंने, तौलिए के ऊपर, तो ये आप नजाकत बताएंगे। तो ये पूरी चीज़ें आप उसमें सिद्ध करेंगे। फिर लेखक को दिखाने के लिए खीरे की फांके सूंघकर खिड़की से बाहर फेंकने वाली घटना का उल्लेख आदि। फिर आप ये भी चीज़ बताएंगे कि किस तरीके से सिर्फ मात्र अपने सनक को साबित करने, अपने अंदाज को दिखाने के लिए उन्होंने खाली फांकों को, खीरे की फांकों को सूंघकर बाहर फेंक दिया था। तो ये हमारा यहाँ पर प्रश्न संख्या 1 खत्म हो गया। प्रश्न संख्या 1 के अंदर 4 प्रश्न थे और चारों आपको करने थे, कोई ऑप्शन आपके पास नहीं था। अब हमारे पास प्रश्न संख्या 2, प्रश्न संख्या खंड का ही है हमारा, और प्रश्न संख्या 2 पूछी जा रही है। निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 3 प्रश्न के उत्तर 25 से 30 शब्दों में देने। देखिए प्रश्न 1 में कितने हमसे पूछे गए थे, हमसे पूछे गए थे 4 प्रश्न करने थे, चारों हमने किए। अब कितने करने हैं, 3 के उत्तर देने हैं हमको, और कितने में, 25 से 30, यानी कि वही हमारे शब्द लिमिट रहेंगे। शब्द लिमिट्स का बहुत ध्यान रखिएगा। बहुत लोग होते हैं लिखते 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 फ्लो में इतना लिख जाते हैं कि ध्यान नहीं रहता, तो ये आपको लिमिटेशन में रखना होगा अपने आप को, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो 25 से 30 शब्दों में है, 2 into 3 यानी कि ये भी 2 मार्क्स ईच हैं आपके। फिर है पहला प्रश्न है, उत्साह कविता के शीर्षक की सार्थकता तर्क सहित स्पष्ट कीजिए। तो पहली कविता हमारी क्या है, उत्साह। पहला हमारा जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की जो कविता है उत्साह, और उसी के अंदर एक कविता और थी हमारी अट नहीं रे, ये उसी पार्ट से लिया गया है। तो क्वेश्चन क्या पूछा है, उत्साह जो कविता थी उसकी कविता की सार्थकता को सिद्ध करना है। क्या ये शीर्षक जो लिया गया है एकदम सही है कविता के अनुसार, तो उसको आप कैसे सिद्ध करेंगे। देखिए जैसे हमने लखनवी अंदाज का किया था वैसे इसका भी करना है। सबसे पहले आप क्या बताएंगे, उत्साह कविता एक आवाहन गीत है। तो ये हम जैसे हम बुला रहे हैं तो क्या था, वो हम बादलों को बुला रहे थे। तो यानी जाहिर सी बात है किसको है, हम बादलों को बुला रहे हैं, तो वो एक आवाहन गीत है। आवाहन मतलब बुलाना, तो वहाँ पर ये। फिर है कविता समाज में क्रांति और उत्साह की भावना का संचार करने के उद्देश्यपरक सृजन से प्रेरित है। यानी कि ये जो कविता है, हम उत्साह जो है कविता, ये उत्साह का मतलब क्या होता है कि हमारे अंदर थोड़ा सा एनर्जी, जब एनर्जी आएगी तो यानी कि जाहिर सी बात है हम कुछ ना कुछ बदलाव करेंगे। ये अब ये मत सोचिए कि पूरा समाज में बदलाव, आप देखिए छोटी सी चीज़ को आप इससे लेना शुरू करिए। जब आप किसी दिन बहुत अच्छा फील करते हो कि नहीं यार आज हम बहुत अच्छे हैं कुछ करने, अगर मान लीजिए कुछ हम पढ़ने ही बैठ जाते हैं, तो मान लीजिए जो चैप्टर आप 2 दिन से पढ़ रहे थे नहीं होगा, उस दिन आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि आप बहुत ही अपने अंदर से एनर्जेटिक फील कर रहे थे, उत्साहित फील कर रहे थे, है ना। तो मतलब बदलाव आया, यानी कि क्रांति आई, तो वही चीज़ है। तो यहाँ जहाँ उत्साह होगा वहाँ पर क्रांति आती ही आती है, अर्थात बदलाव आता है। और बादल क्या है, बादल जब आएंगे तो प्रकृति में, सबके जीवनों में तो बदलाव आते हैं, ये हम सभी जानते हैं। फिर है बादल की गर्जना व क्रांति के माध्यम से लोगों के जीवन में उत्साह का संचार होता है। अब आप ये बतलाएंगे कि उत्साह का मतलब क्या है, कि हमारे अंदर उत्साह, नवसंचार आना और क्रांति का पैदा होना। अब बादलों के आने से ये चीज़ कैसे होगी, बादल आते हैं तो लोगों के मन में उत्साह होता है, प्रकृति में क्रांति आती है यानी कि बदलाव होता है, लोगों के जीवन में बदलाव होता है। इस तरीके से इसको आप क्लियर करेंगे। फिर है प्रकृति में नवजीवन का समावेश, क्रांति, चेतना व शंखनाद आदि शीर्षक की सार्थकता के आधार है। अब इसमें क्या है, ये जो शीर्षक हमने उत्साह लिया है ये किस तरीके से सपोर्ट, अंदर की कविता इसको कैसे सपोर्ट कर रही है, कैसे सपोर्ट कर रही है, जैसे प्रकृति में नवजीवन का समावेश। अब जब बादल आएंगे तो नवजीवन आएगा, फिर क्रांति, चेतना का शंखनाद होगा यानी कि बदलाव होगा, चेतना यानी कि नई चीज जगेगी। फिर है आपके साथ ये सारे शीर्षक चीजें जो हैं वो शीर्षक को सार्थकता प्रदान कर रहे हैं। तो उत्साह 100% हमारी इस कविता को सार्थकता प्रदान करता है। दूसरा प्रश्न है, इस सत्र में पढ़ी गई किस कविता में फागुन के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन किया गया है, उसे अपने शब्दों में व्यक्त कीजिए। अब कौन सी कविता हमने पढ़ी,
हमने तो सीधे पढ़ी थी हमारी इसी पाठ की, उत्साह पाठ की, अट नहीं रही। इसी में फागुन मास के सुंदरता के बारे में बताया गया था, है ना। अट नहीं रही है सुंदरता फागुन की, पट नहीं रही है, हाँ, द्वार द्वार। तो ये कविता हमने ये पढ़ी थी जिसमें फागुन की सुंदरता के बारे में बताया गया है। फिर है, अब इसको आप सिद्ध कैसे करेंगे। निराला कृत्य अट नहीं रही कविता में चित्रित फागुन में अप्रितम सौंदर्य को अपने शब्दों में कलात्मक अभिव्यक्ति है। अब ये कविता आपने पढ़ी है, इसमें किस तरीके से बता रहे हैं कि डाल डाल पे जो है हरियाली छाई हुई है, कहीं पत्ते हरे हैं कहीं लाल हैं, नई नई कोपले हैं, चारों तरफ फूल खिले हुए हैं, द्वार द्वार यानी कि हर किसी के घर में, हर जगह द्वार में, घर में ले लीजिए, सड़कों पर ले लीजिए, हर जगह जो है वो फागुन की सुंदरता है। खुशबू चारों तरफ फैली हुई है, इतनी ज़्यादा सुंदरता है कि वो आंखों में समा नहीं पा रही है। तो ये सारी सुंदरता को आपने शब्द, पूरी कविता आपने पढ़ी है, उसको अब लाइन बाय लाइन यहाँ पर पहले एक लाइन में डिस्क्राइब करेंगे कि किस किस बारे में डिस्क्राइब किया गया है कविता में। फिर है, फागुन की सर्वव्यापक आभा एवं उसके अद्भुत सौंदर्य की व्यापकता का उल्लेख हो गया, हमने कर दिया। फिर है, प्रकृति में सौंदर्य व उल्लास का समावेश है और कण कण फागुन के रंग में रंग जाना चाहता है। यानी कि जब आप उसकी सुंदरता चारों तरफ कविता में जहाँ जहाँ सुंदरता है और हर एक कण में, पृथ्वी के हर एक कण में फागुन की सुंदरता समाई हुई है। तो आप यहाँ पर, हमने ये कविता पढ़ी, सिर्फ ये नहीं कि पूछा गया किसमें प्राकृतिक हो तो आप खाली कविता का नाम लिख दें और खत्म हो गया, नहीं, कविता आप बताएंगे, उसके बाद उस कविता के अंदर कहाँ कहाँ फागुन मास की कैसे कैसे वर्णन किया गया है ये भी आपको बताना है। तो ये क्वेश्चन भी हमारा कितना, 2 मार्क्स का है। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, इस सत्र में पढ़ी गई किस कविता में कोरी भावुकता ना होकर जीवन में संचित किए अनुभवों की अनिवार्य सीख है। कविता के नाम के साथ कथन की पुष्टि के लिए उपर्युक्त तर्क भी प्रस्तुत कीजिए। अब यहाँ पर उन्होंने आपसे पूछा है उस कविता का नाम जिसमें सिर्फ कोरी कल्पना नहीं है, जीवन का सत्य है, उनके अनुभवों का निचोड़ है। कौन सी कविता के अंदर बताया गया है, तो ये कविता हमारी कौन सी थी, कन्यादान, जहाँ पर एक माँ अपनी बेटी को शादी के समय तरह तरह की सीखें दे रही थी। बहुत सारी सीखें जो जीवन से अलग थी, बहुत सी माएँ नहीं देती, वैसी भी सीखें वो दे रही थी। तो ये हमारी कविता थी, हमने जान लिया। अब क्वेश्चन दूसरा क्या पूछा है, कविता के नाम के साथ कथन की पुष्टि के लिए उपर्युक्त तर्क दीजिए। हमने कविता का नाम दे दिया, फिर ये किस तरीके से आपको सीख दे रही है, आपको ये तर्क भी देने, ये सारी चीज़ें बतानी है। तो कैसे देंगे, ऋतुराज कृत कन्यादान कविता विदाई के समय माँ के केवल भावुकता का प्रदर्शन नहीं है, यानी कि ये कविता सिर्फ माँ के भावनाओं का ही प्रदर्शन नहीं कर रही है। आपको ये बताना है, पहले आप कविता बताएंगे कि हमारी पाठ्य पुस्तक में कौन सी है, ऋतुराज द्वारा लिखित कविता कन्यादान जो है वो, जिसमें सिर्फ कोरी कल्पना नहीं, भावों यानी कि जीवन के संचित अनुभवों का निचोड़ प्रस्तुत किया गया है। अब इस कविता में सिर्फ माँ की भावनाएं ही नहीं हैं, इसमें माँ अपनी बेटी को शादी के समय बहुत तरह की सीखों को प्रदान कर रही है। अब वो कौन सी सीखें हैं आप वो भी दे सकते हैं। जीवन में संचित अनुभव पर आधारित उपदेश, सौंदर्य, वस्त्राभूषण पर नारीजना, मानसिक रूप से दृढ़ बनना आदि। तो ये सब चीज़ें जो उसने बताई थी, क्या बताया था कि उपदेश क्या दिया था, अपने सौंदर्य पर घमंड नहीं करना, वस्त्रों के ऊपर नहीं रीझना, फिर जो चूल्हे की आग वो सिर्फ रोटी सेकने के लिए होती है, जलाने के लिए नहीं, यानी कि मुसीबतें आए तो कभी भी कोई गलत कदम नहीं उठाना, किसी तरह के अन्याय को सहन नहीं करना, ये सब जो सीखें उसने दी थी, आप वो सारी चीज़ें बताएंगे। फिर स्वयं को किसी के सामने लड़की जैसा ना दिखाने आदि की व्यवहारिक सीख। फिर जो एक व्यवहारिक सीख दी थी कि लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना, अर्थात तुम लड़की हो, लड़की को उसकी कोमलता के लिए जाना जाता है, तो मगर तुम हो वैसी दिखती हो लेकिन लड़की जैसी दिखाई मत देना, मतलब अंदर से तुम उतना ही मजबूत बनना। कोमल हो, सही है, सब चीज़ें लड़की हो वैसी दिख रही हो, लेकिन दिखाई नहीं देने का तात्पर्य अंदर से क्या है कि तुम अंदर से अपने आप को मजबूत रखना, वो कोमलता तुम्हारे अंदर नहीं होनी चाहिए। ये सीख भी माँ ने दी थी। तो इसको इस तरीके से लिखेंगे।
अब इसके बाद, क्योंकि हमसे सिर्फ 3 प्रश्न करने के लिए बोले गए हैं, 4 क्वेश्चन दिए गए हैं लेकिन आपको सिर्फ उसमें से 3 करने हैं। तो चौथा क्वेश्चन क्या दिया है, इस सत्र में पढ़ी गई किस कविता की अंतिम पंक्तियां आपको प्रभावित करती हैं और क्यों। अब हमने हमारे जो सेकेंड टर्म सत्र में हमारे किस में आ रही हैं, सिर्फ 3 कविताएं आ रही हैं। एक पार्ट में आ रही है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की उत्साह, और दूसरी है अट नहीं रही, और उसके बाद तीसरी है ऋतुराज जी की कन्यादान। हमने सिर्फ इस सत्र में ये 3 ही कविताएं पढ़ी हैं। तो अब पहले जो ये 3 ही कविताएं, 3 कविताओं में पहली जो है कन्यादान, तो उसकी आखिरी लाइनें क्या थी, आग रोटियां सीखने के लिए हैं, ठीक है ना, जलने के लिए नहीं, तो वो वाली आपकी लाइन है। फिर नेक्स्ट है उत्साह विकल विकल गरजो, ये है था। दूसरा अट नहीं रही, कहीं पढ़ी पट नहीं रही। तो ये जो आपने तीनों कविताएं पढ़ी हैं, इसकी अंतिम पंक्तियां आपको कहाँ पर बहुत अधिक प्रभावित कर रही हैं और क्यों कर रही हैं। तीनों कविताएं आपकी पढ़ी, तो यहाँ पर आप सभी के उत्तर अलग 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 होंगे, क्योंकि किसी को कोई कविता पसंद आ रही है, किसी को दूसरी कविता पसंद आ रही है। तो आप सबसे पहले लिखोगे, क्या करेंगे, आप जो भी कविता आपको अच्छी लगती है, आप वो कविता का ऊपर हेडिंग लिखोगे, जैसे यहाँ पे कन्यादान लिख दिया, उसकी अंतिम लाइनें आपने अंतिम पंक्तियाँ लिख दी। लिखने के बाद में अब आपको वो क्यों प्रभावित कर रही है, इसमें क्या दिया है, इसमें किसी भी एक कविता में उल्लिखित अंतिम काव्य पंक्तियों के प्रभावित करने व प्रिय होने के कारणों का तर्क से तो लिखिए। अब जैसे हमने यहाँ पर ये दिया, पहला वाला हमें कन्यादान कविता की अंतिम लाइनें बहुत प्रभावित करती हैं। कारण क्या है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर माँ जहाँ पर बहुत ज़्यादा इमोशनल है कि भावुक है कि उसकी बेटी उसे हमेशा के लिए छोड़कर जा रही है, उसके जीवन भर का जो संचित धन था वो उससे कहीं अलग जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद वो बेटी को अपने जीवन में उसने जो जो चीज़ें सीखी हैं उन सब चीज़ों को अपनी बेटी को सिखा रही है कि आग सिर्फ रोटियां सीखने की हैं, तुम उनको सेकना, ऐसा ना हो कि उसी आग से तुमको जलाने की कोशिश या तुमको प्रताड़ित करने की कोशिश की जाए, तो उसके खिलाफ आवाज़ उठाना। ये सब चीज़ें हमको बहुत ही इस कविता में प्रभावित करती हैं। ये कविता मात्र कल्पना नहीं है, ये जीवन की सच्चाई से प्रेरित एक कविता है। इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं। अब यहाँ पर हमारा खत्म हो गया ये वाला, ठीक है, यहाँ हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अब खंड का में हमारे कितने थे, 3 प्रश्न थे। तो अब एक हमारा जो हिंदी की जो बुक थी क्षितिज भाग 2, उसका काव्य खंड और गद्य खंड दोनों हो गया। अब हमारी पूरक पुस्तिका आएगी, यानी कि कृतिका के चैप्टर से हमसे पूछा जाएगा। तो प्रश्न 3 में क्या दिया है, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर लगभग 60 शब्दों में दीजिए। अब यहाँ पर देखिए शब्द लिमिट बढ़ गई है, ध्यान, अभी 25 से 30 शब्दों में पूछा जा रहा था, अब आपसे कितने में पूछा जा रहा है, 60 शब्दों में पूछा जा रहा है। यहाँ क्या है, 3 into 2, यानी कि 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन है, 2 आपको करने हैं, सिर्फ कितने हैं, 3 मार्क्स का एक है। अब क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। तो पहला हमारा जो दिया है वो हमारा माता के अंचल यानी कि शिवपूजन सहाय जी का है। क्या माता का अंचल पाठ में वर्णित बचपन और आज के बचपन में क्या अंतर है, क्या इस अंतर का प्रभाव दोनों बचपनों के जीवन मूल्यों पर पड़ा है, तर्क सहित उत्तर दीजिए। अब यहाँ पर इसको हमें साबित करना है, इसको जो लिखना है तो इसे आप किस यूज से लिखेंगे। क्या है, खेल खिलौनों व खेलों के स्थान में अंतर, पहले खेत खलियानों खुलों में खेलने की जगह थी, बचपन अब घर या उनके कमरों में सीमित हो गया है। अब आप अगर देखें, अब इसी चीज़ को अगर आप कहीं आपके आसपास कहीं गांव है या कुछ है तो आप वहाँ से अभी आप चीज़ों को देख सकते हैं। क्यों, पहले क्या होता था, बड़े बड़े घर होते थे, आगे खेत है खलियान है, बच्चे पूरा दिन उनमें खेलना है, सब कुछ होता। आज क्या है, छोटे छोटे घर हैं तो हम कमरों में सीमित हो गए। तो ये पूरा डिफरेंस है पहले के बचपन और आपके बचपन में। फिर है, पहले बचपन को संयुक्त परिवार व प्रेम का समय मिलना, अब एकल परिवार में कामकाजी माँ बाप के जीवन के बाद एकाकीपन मिलना। पहले क्या होते थे, संयुक्त परिवार होते थे, यानी कि सब लोग दादा दादी चाचा चाची काका काकी बहुत सारे लोग आपस में मिलके एक घर में रहते थे। तो वहाँ इतने सारे लोगों का होने की वजह से सबसे प्यार मिलता होता था, उनसे तरह तरह के जीवन की सीखें मिलती थी, सब कुछ मिलता था। लेकिन आज क्या है, एकल परिवार, यानी कि अब क्या हो गए हैं, आपके न्यूक्लियर फैमिलीज हो गई हैं। इसकी वजह से माँ पिताजी और उनके 2 बच्चे, इतना हो जाता है, कभी कभी बच्चा भी एक ही हो रहता है। तो इससे क्या होता है, एक अकेलापन हो जाता है बच्चे के अंदर। वो अकेला को कंप्यूटर में लगा है, मोबाइल में लगा है, तो उसी में लगा ही रहता है। वो
उसके पास और बहुत सारी चीज़ें करने के लिए नहीं होती जो संयुक्त परिवार में उसे मिलती हैं। अब कौन सीख दे, माँ बाप बिजी हैं, ना स्टोरी सुनाने का समय है उनके पास, ना तरह तरह की सीख देने का समय होता है। ये सारी चीज़ें आपको डिफरेंट करके बतानी है। फिर है पहले बड़ों से प्रेम के साथ साथ संस्कार मिलना। अब माता पिता की व्यवस्था से संस्कारों में गिरावट का आना है। कारण क्या है, पहले बड़े बुजुर्ग साथ रहते थे तो तरह तरह के संस्कार, उनमें प्रेम मिलता था तो संस्कार भी मिलते। भाई सुबह उठना है, नित्यक्रम करने हैं, नहाना है, पूजा पाठ करना है, ये एक रूटीन हुआ करता था। आज क्या है, माँ बाप सुबह सुबह अपने काम में लगे हैं, बच्चे अपने तरीके से जो कर रहा है वो कर रहा है, कुछ मतलब नहीं। क्यों? क्योंकि माँ बाप सब व्यस्त हैं, भाई दोनों हस्बैंड वाइफ काम करते हैं, बच्चे भी अपनी तरीके से अपनी लाइफस्टाइल जी रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें आप इसमें बताएंगे कि पहले और अब में क्या डिफरेंस है। तो ये कितना था, 3 नंबर का प्रश्न था। अब प्रश्न संख्या 2 आ रही है हमारी उसी की। जॉर्ज पंचम की नाक पाठ में निहित व्यंग को स्पष्ट करते हुए बताइए कि मानसिक पराधीनता से मुक्ति पाना क्यों आवश्यक है। अब देखिए, ये जो पाठ हमारा हुआ था, जॉर्ज पंचम की नाक तोड़ दी गई थी और उसकी जगह जो जीवित व्यक्ति की नाक लगाई गई थी, ये एक व्यंग जरूर था। ये व्यंग क्या था, उन लोगों पर जो आज़ाद तो हो चुके थे अंग्रेज़ों से, लेकिन अभी भी उनका जो दिमाग था, जो प्रवृत्ति थी, वो अभी भी अंग्रेज़ों की कैद में ही था। कारण क्या था, वो उससे उभर ही नहीं पा रहे थे। तभी तो एलिजाबेथ आ रही थी, खाली पंचम की नाक लगाने के लिए इतनी कवायद की गई। अरे आप अगर आप स्वतंत्र हो चुके थे, अगर आप मानसिक रूप से भी स्वतंत्र थे, तो आप उस जगह नाक लगाने की जद्दोजहद ही नहीं करते, सीधे सीधे उस मूर्ति को हटाकर अलग कर देते। इतनी परेशानी किस बात की थी। तो यही चीज उन्होंने बताई है कि वो व्यंग क्या था, आपको वो बताना है। और दूसरा, मानसिक पराधीनता क्यों आवश्यक है, आपको ये भी मानसिक पराधीनता से मुक्ति पाना क्यों आवश्यक है, हम उसमें क्यों नहीं बनना चाहिए, मन से भी हमें आज़ाद होना ज़रूरी होता है। तो क्या है, सत्ता से जुड़े लोगों का मानसिक पराधीनता का शिकार, यानी कि जो जितने लोग भी उस नाक की कवायद में लगे हुए थे, वो सभी कितने थे, मानसिक रूप से पराधीनता के शिकार थे। तभी तो उस नाक को लगाने में इतनी कवायद लगा रखी थी उन्होंने। फिर सरकारी तंत्र में नीचे से ऊपर तक सब भ्रष्टाचार व्याप्त होना, यानी कि सभी भ्रष्टाचारी थे। ये चीज हमें दिख रही थी, है ना। क्यों नहीं दिख रही थी, अब अगर वो शिल्पकार पूरा देश घूम आया, सब कुछ दिखाया, सब 2-3 बार घुमा, एक बार पत्थर के लिए, एक बार मूर्ति के लिए घुमाया, और कहीं ना कोई पत्थर मिला ना कुछ मिला, पूरा टाइम घूमता ही रहा वो, तो ये क्या था, ये भ्रष्टाचार की तो निशानी थी। फिर उसके बाद देश के सच्चे विकास व आम जनता के सच्चे सम्मान व स्वाभिमान की रक्षा के लिए। अब ये पराधीनता क्यों आवश्यक है, मानसिक पराधीनता क्यों आवश्यक है, क्यों? क्योंकि जब तक हम मानसिक पराधीन नहीं होंगे, तब तक क्या होगा, तब तक हम अपने देश का सच्चा विकास नहीं कर सकते। मानसिक पराधीनता से मुक्ति पाना आवश्यक क्यों है। अब ये मानसिक पराधीनता से मुक्ति पाना आवश्यक क्यों है, कारण क्या है। अब इसको हम इस तरीके से देख सकते हैं कि माना कि हमारा देश सन 1947 में आज़ाद हो गया, लेकिन अगर आप एक तरीके से देखो तो वहाँ की पाश्चात्य संस्कृति को अपनाने के चक्कर में अभी भी हम कहीं ना कहीं जो है इस मानसिक पराधीनता के शिकार रही हैं। हमें अपने देश की संस्कृति को बढ़ाने, यहाँ की इतिहास को जानने में इतना इंटरेस्ट नहीं रहता है कि हम बाहर की चीज़ों को अपनाने में बड़े ज़्यादा उत्सुक रहते हैं। तो ये सब चीज़ें भी हम इस तरीके से इनको डिस्क्राइब करेंगे। अब है प्रश्न संख्या 3। याद रखिएगा, इसमें हमें सिर्फ 2 करने थे और हमारे सामने 3 प्रश्न दिए गए, सिर्फ 2 करने हैं। तो अब तीसरा प्रश्न हमसे क्या दिया है, नदी, फूलों, वादियों और झरनों के स्वर्ग सौंदर्य के बीच किन दृश्यों ने लेखिका के हृदय को झकझोर दिया। साना साना हाथ जोड़ी पाठ के आधार पर उत्तर दीजिए। अब जब वो घूमने गई थी तो चारों तरफ बड़ा ही अच्छा सौंदर्य था, सब जगह बहुत अच्छा था, ये उन्होंने देखा था। बहुत जगह सौंदर्य के बारे में डिस्क्राइब भी किया गया है, आप उसको उस तरीके से करेंगे। अब वो कौन से परिदृश्य थे जहाँ पर बहुत ज़्यादा रास्तों को चौड़ा करते हुए, पत्थरों को तोड़ती हुई महिलाएं, जिन्होंने अपने पीठ पे अपने बच्चों को बांध रखा था, वो सारी चीज़ें, वो दृश्य थे जब लेखिका को मन झकझोर गया। स्कूल जाते हुए बच्चे, जिन्हें बहुत ज़्यादा चलना पड़ता था स्कूल जाने के लिए, कई दृश्य ऐसे थे जिनसे लेखिका का दिल झंझोर दिया था।
क्या था? आजीविका के लिए स्थानीय महिलाओं का अपनी पीठ पर बच्चे लादकर मार्ग बनाने के लिए पत्थर तोड़ने पर विवश था। एक दृश्य ये था। उस प्राकृतिक सौंदर्य के बीच भूख, दैन्य और जीवित रहने के लिए लड़ी जाने वाली ये जीवन की जंग, यानी कि वहाँ का परिदृश्य बहुत टफ था, सब कुछ था, लेकिन तब भी वहाँ पे जीवन बिताना बहुत ही मुश्किल था। औरतों के लिए खास तौर से पानी लाना हो तो, लकड़ी चुननी हो तो, जानवरों को चराना हो तो, हर एक चीज़ के लिए उन्हें कड़ी मशक्कत करनी पड़ती थी। संवेदनाओं को झंझोर देने वाली अनुभूति, यानी कि जहाँ तक एक तरफ सब कुछ बहुत सुंदर था उन पहाड़ी परिदृश्यों में, वहीं पर वहाँ का जीवन यापन बहुत ही मुश्किल होता है। इसको आप इस तरीके से डिस्क्राइब करेंगे। ध्यान रखिएगा, इन सभी की वर्ड लिमिट, यानी कि जो हमारी पूरक पुस्तिका यानी कृतिका से जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं, इनकी वर्ड लिमिट हमेशा ज़्यादा होती है। तो 60 वर्ड्स में आपको लिखना है, यानी कि एक तरीके से ये दीर्घ प्रश्न है आपके सामने। अब हमारे पास आता है हमारा खंड खा। अब खंड खा में हमारा लेखन कार्य होगा। अब लेखन कार्य में हम आपको यहाँ पर ये चीज़ बताएंगे कि आपको लिखना किस तरीके से है, क्योंकि अब ये यहाँ पे तो कोई भी टॉपिक पूछा जा सकता है। यहाँ पे आपकी मार्किंग किस तरीके से, आपको किस चीज़ के लिए कितने मार्क्स मिलेंगे, हम ये चीज़ समझाएंगे, और साथ ही आपको यहाँ पर देना क्या क्या है। जैसे अब सबसे पहला जो प्रश्न हमारा खंड खा का पूछा गया है, यानी प्रश्न संख्या 4, उसमें क्या पूछा गया है? निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसी एक विषय पर संकेत बिंदुओं के आधार पर लगभग 150 शब्दों का अनुच्छेद लिखिए। अनुच्छेद लेखन जब भी हम करते हैं, ये ध्यान रखिए, अनुच्छेद मतलब पैराग्राफ राइटिंग करनी है। आपको क्या करना है? पैराग्राफ राइटिंग करनी है। वर्ड लिमिट आपकी क्या दी है? 150 वर्ड्स। ठीक है, इनका ध्यान रखिएगा। कैसे आप वर्ड काउंट करेंगे, ये चीज़ हमने आपको इसी वीडियो के स्टार्ट में बता दिया था। तो ये आपको कैसे वर्ड लिमिट आपकी डिसाइडेड हो गई, आपको कितना लिखना है ये दिमाग में आ गया। अब जहाँ पर आपको ये समझ में आ जाएगा, वहीं से आपको ये भी डिसाइड कर लेंगे कि आपका कितना पेजेस आएंगे, 1.5 पेज आएगा कि 2 पेज आएगा, ये आपकी हैंडराइटिंग के अकॉर्डिंग आप डिसाइड कर लेंगे। अब इसको हम लिखेंगे कैसे? जैसे पहला टॉपिक हमारे सामने दिया गया है कोरोना काल और ऑनलाइन पढ़ाई। अब ये हम सभी ने फेस किया है, ठीक है, सभी, हर कोई भी घर ऐसा अछूता नहीं है जिसने ये सारी चीज़ें फेस नहीं करी। कोरोना जब हुआ, लॉकडाउन लगा, और किस तरीके से पढ़ाई पूरी तरीके से ऑनलाइन बेसिस पर आ गई। अब इसमें आपको ये टॉपिक दे तो गया, लेकिन इसके अंदर आपको डिस्क्राइब क्या क्या करना है। अब यहाँ पे आपको अपनी मर्जी से नहीं लिखना है, याद रखिएगा। आपको पॉइंट्स दिए गए हैं, इन्हीं पॉइंट्स पे आप लिखोगे। पॉइंट क्या दिए गए हैं? जैसे भूमिका। अब कोरोना काल है, कोरोना काल की भूमिका आप बनाएंगे कि ये क्या है, कैसे पैदा हुआ, ये सारी चीज़ें आप 3 से 4 लाइन में लिख दोगे। ठीक है, भूमिका लिखी आपने सबसे पहले। फिर उसके बाद लॉकडाउन की घोषणा हुई। हम सभी को पता है कि मार्च में लॉकडाउन की घोषणा हुई थी। ठीक है, मार्च 2020 में लॉकडाउन की घोषणा हमारी हो गई थी। तो वहाँ पर हम उस चीज़ को लेकर आएंगे। सॉरी, 20 नहीं, 19 में हुई थी, सॉरी। तो उसको हम वहाँ पर लिखेंगे, मार्च में लगा लॉकडाउन, उसकी घोषणा हुई और किस तरीके से चीज़ें परिदृश्य बदलने लगे। फिर ऑनलाइन कक्षाओं का आरंभ हो गया। अब क्योंकि स्कूल बंद कर दिए गए, लॉकडाउन लगा, अब क्या हुआ? ऑनलाइन मोड्स पे आ गए सभी जो हैं ऑनलाइन। अब ये ऑनलाइन क्लासेस क्या थी, आपको ये सारी चीज़ें बतानी है। मोबाइल के थ्रू, लैपटॉप के थ्रू या कंप्यूटर के थ्रू जो है क्लासेस करी जा रही थी, उसमें कौन कौन से ऐप्स यूज़ हो रहे थे, आप ये सारी चीज़ें बताएंगे। फिर इनके लाभ क्या थे, अब इनसे क्या हुआ, लाभ क्या हुआ, आपको इसको कैसे डिस्क्राइब करेंगे कि जो पढ़ाई हमारी, जो स्कूल बंद हो जाने के कारण हमारी पढ़ाई कहीं बीच में रुक गई थी, तो उनसे जो तरीके के लाभ हुए, आप उन लाभों को लिखेंगे। फिर ऑफलाइन कक्षाओं से तुलना करेंगे। अब जाहिर सी बात है, ऑनलाइन और ऑफलाइन कक्षाओं में बहुत डिफरेंस था। अब इसमें आप सभी ने क्लासेस अटेंड करी हैं, आप सभी को पता होगा कि इनमें क्या क्या डिफरेंस रहे, क्या क्या परेशानियां आई, वो सभी चीज़ें आप लिखेंगे। फिर तकनीकी से जुड़ी बाधाएं और निष्कर्ष। अब तकनीकी से जुड़ी बाधाएं आ रही थी, सबसे पहले डाटा है, कनेक्टिविटी है, किसी के पास जो है लैपटॉप या कंप्यूटर या मोबाइल्स नहीं है, वो उनके सामने दिक्कत आ रही थी, ये सारी चीज़ें। फिर अंत में निष्कर्ष लिखेंगे। निष्कर्ष आप अपने बेसिस पे लिखेंगे।
कि क्या क्या आपको इसमें क्या चीज़ अच्छी लगी, क्या नहीं करी। जाहिर सी बात है, जो पैंडेमिक आया उस पैंडेमिक में हमको किस तरीके की चीज़ें फेस करनी पड़ी। अगर ये ऑनलाइन क्लासेस भी हमारे सामने नहीं आती तो हमारी पढ़ाई तो पूरी तरीके से ठप हो चुकी थी, किसी तरीके से हम पढ़ नहीं सकते थे। तो कहीं ना कहीं ये हमारे लिए एक पॉजिटिव वे ही, हमको एक नई चीज़ हमें सीखने को इसके ज़रिए मिली, ये चीज़ हुई। तो ये इस तरीके से संकेत बिंदु के आधार पर ही आप सब कुछ लिखेंगे, इससे अलग आपको नहीं लिखना है, ये ध्यान रखिएगा। जितने पॉइंट्स दिए गए हैं वही चीज़ें आपको लिखनी, एक एक करके आप लिखेंगे। उसी तरह है मानव और प्राकृतिक आपदाएं, यानी कि मानव और प्राकृतिक आपदाएं कैसे, इंसान और प्राकृतिक आपदाएं आती हैं, उसमें संकेत बिंदु क्या दिया है, भूमिका लिखेंगे पहले आप। प्राकृतिक आपदाएं क्या क्या होती हैं, किस तरीके से आती हैं, ये होगा। फिर प्रकृति और मानव का नाता क्या है, आप इस चीज़ के बारे में लिखेंगे। फिर है मानव द्वारा बिना सोचे विचारे प्रकृति का दोहन, इंसान अपने फायदे के लिए बिना सोचे समझे किस तरीके से सिर्फ प्रकृति से लेता जा रहा है और उसको उतना पनपने का समय नहीं दे रहा है, जिससे क्या हो रहा है, हमारे पृथ्वी से हरियाली का नाश होता चला जा रहा है। फिर कारण एवं प्रभाव, इसके क्या कारण होंगे कि किस कारण से हम कर रहे हैं और इसके क्या क्या इफेक्ट्स पड़ रहे हैं दोहन करने के। फिर है प्रकृति के रौद्र रूप के लिए दोषी कौन है, निष्कर्ष। अब ये जो प्रकृति का जो रौद्र रूप है हम सभी देख रहे हैं, बारिश होगी तो बेपनाह जो है बादल फट जाते हैं पहाड़ों पर, कहीं इतना बाढ़ आ जाएगी, कहीं इतनी बारिश हो जाती है, कहीं सूखा पड़ जाता है, इतनी हद के बाहर ठंड होती है कि लोग खड़े खड़े जम जाते हैं। तो ये जो चीज़ें एकदम से क्लाइमेट चेंजेस हो रही हैं, कहीं कहीं चीज़ें हो रही हैं, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर बतानी है। फिर निष्कर्ष लिखेंगे। इसी तरह तीसरा है सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा। इसके संकेत बिंदु दिए हैं, भूमिका, सड़क सुरक्षा से जुड़े कुछ प्रमुख नियम, आपको नियम भी बताने। आप सभी सड़कों पर चढ़ते हैं, नियम आपको पता है, बाईं तरफ चलना होता है, रोड लाइट्स का ध्यान रखना होता है, छोटे बच्चों को हाथ पकड़ के रखना है, रोड क्रॉस करनी है तो दोनों तरफ देख के क्रॉस करनी, जो नियम होते हैं आपके रोड सुरक्षा के वो सभी आपको बताने हैं। फिर है सड़क सुरक्षा के नियमों की अनदेखी से होने वाली हानियां, जो लोग नहीं मानते हैं इन सड़क सुरक्षा के नियमों को, उनसे क्या हानियां होती हैं, कैसे एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, कैसे कैसे परिवार उजड़ जाते हैं, क्या चीज़ें होती हैं, ये सब आप लिखेंगे। फिर इन्हें अपनाने के लाभ और निष्कर्ष, अगर हम रोड जो सुरक्षा है, सड़क सुरक्षा के जो नियम है उनको अपनाते हैं तो उनसे क्या फ़ायदे होते हैं, और अंत में 2 लाइन का निष्कर्ष। तो ये 3 दिए हैं, 3 में से आपको सिर्फ कितना, आपको सिर्फ यहाँ पर एक टॉपिक ऑप्ट करना है। अब बात आती है कि इसमें आपको मार्किंग कैसे मिलेगी। तो मार्किंग का जरिया हम आपको बता दें, जो भूमिका यानी कि सबसे पहले जो हम भूमिका बांध रहे हैं उसका हमें 1 नंबर मिलेगा। फिर उसके बाद अंदर हम जितना भी लिख रहे हैं, उसके बाद भूमिका यानी कि फर्स्ट पैरा जो हम लिख रहे हैं उसका हमें 1 मार्क्स मिल रहा है। फिर जो हम उसके अंदर जितना विषय वस्तु लिख रहे हैं यानी कि उसके बाद हम जितना भी लिख रहे हैं उसके लिए हमें 3 मार्क्स मिल रहे हैं। और भाषा, जिस तरह की हम लैंग्वेज का इस्तेमाल कर रहे हैं, हम हमेशा बोलते हैं कि लैंग्वेज के लिए हमेशा हैवी वर्डिंग यानी कि पर्यायवाची शब्दों का इस्तेमाल करिए, अनेकार्थी शब्द हैं आपके, विलोम शब्द हैं, जो मतलब थोड़ा सा हैवी वर्डिंग आप इस्तेमाल करिए, तो उसके लिए आपको क्या मिलेगा, 1 अंक मिलेगा। तो टोटल आपका ये क्वेश्चन कितना है, 5 नंबर का क्वेश्चन आपका है। इसकी मार्किंग इस तरीके से रहेगी, भूमिका 1 नंबर की, आपके विषय वस्तु 3 नंबर का, भाषा 1 नंबर की। अब है क्वेश्चन नंबर 2, यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 हमारा खंड खा का 2 और ऐसे क्वेश्चन पेपर का क्वेश्चन नंबर 5। अब यहाँ पर हमसे क्या है, पत्र पूछे गए। अब पत्र में भी हमारे पास सामने ऑप्शन है, 2 पूछे गए हैं, 2 में से आपको 1 करना है। तो इसको हम ध्यान से देखते हैं। पहले हम पत्र को समझते हैं, क्या पूछा गया है और इसमें हमें किस तरीके से मार्क्स मिलेंगे, हमें क्या लिखना है, सभी चीज़ें। तो आप देख रहे हैं, आपकी चचेरी दीदी ये कॉलेज में दाखिला लेना चाहती है, किंतु आपके चाचा जी आगे की पढ़ाई न करवाकर उनकी शादी करवाना चाहते हैं। इस बारे में अपने चाचा जी को समझाते हुए लगभग 120 शब्दों में एक पत्र लिखिए। तो ये पत्र हम देख रहे हैं कि सबसे पहले समझिए कि ये पत्र है कौन सा, औपचारिक है अनौपचारिक है, क्योंकि दोनों के फॉर्मेट हम जैसे कि अलग अलग होता है। तो पहला पत्र हमारा क्या है, ये अनौपचारिक पत्र है, हम ये देख रहे हैं।
दूसरा पढ़ते हैं, आपके क्षेत्र में सरकारी राशन की दुकान का संचालक गरीबों के लिए आए अनाज की कालाबाजारी करता है और कुछ कहने पर उन्हें धमकाता है। उनकी शिकायत करने हेतु लगभग 120 शब्दों में जिलाधिकारी को पत्र लिखिए। तो एक हमारा औपचारिक है, एक अनौपचारिक है। तो ये हमारा हम यहाँ पर देख रहे हैं, ये हमारा अनौपचारिक पत्र है। ठीक है, ये हमारा अनौपचारिक है और ये हमारा कौन सा है, औपचारिक पत्र है। ये हमारा औपचारिक पत्र है। तो अब इसमें आप जिसके भी फॉर्मेट से बहुत अच्छी तरह परिचित हैं, आप उसे ऑप्ट करेंगे। आप सभी को पता है इन दोनों का फॉर्मेट अलग अलग रहता है। तो कितने मार्क्स का है ये, 5 मार्क्स का आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसलिए बहुत ध्यान रखना है। अब ये आपको समझ में आ गया। औपचारिक और अनौपचारिक हमें सबसे पहले जब भी हमारे सामने क्वेश्चन पेपर आएगा हमें ध्यान देना होगा कि पत्र हमसे पूछा कौन सा गया, अब हम कौन सा लिखना चाह रहे हैं। अब लिखते समय हम सबको क्या ध्यान देना है, हमें ये सबसे पहले चलिए मैं बता देती हूँ आपको। यहाँ पर जैसे कि हमारे सामने आता है, सबसे पहले हमने क्या देखा था, हमारा अनौपचारिक पत्र था। ठीक है, अनौपचारिक था और दूसरा हमारा कौन था, औपचारिक पत्र था। तो अब हम सबसे पहले हमारे सामने क्या आ रहा है, आरंभ तथा अंत की औपचारिकताएं मतलब 1 अंक की हैं। तो अब इसमें क्या होगा, अनौपचारिक पत्र में हम किसको लिख रहे हैं, पत्र चाचा जी को। तो हम जब भी अनौपचारिक पत्र लिखते हैं सबसे पहले अपना एड्रेस हम लिखते हैं, हम जहाँ पर रह रहे हैं हम वहाँ का एड्रेस ऊपर लिखते हैं। तो स्टार्टिंग की 3 लाइन्स हमारी वो रहती हैं, ये हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद हमारा क्या, चाचा जी को हम लिख रहे हैं, तो क्या यहाँ पर देखेंगे, सादर प्रणाम, चरण स्पर्श जो भी है वो लिखेंगे। तो ये और अंत में जो हम लिखते हैं ना, आपका प्रिय पुत्र, आपकी प्रिय भतीजी या भतीजा। ठीक है, जो औपचारिकताएं एंड की हमारी रहती हैं आपकी, इन दोनों के लिए आपको कितना मिल रहा है, 1 अंक मिल रहा है। फिर उसके बाद अंदर की विषय वस्तु यानी कि 2 पैराग्राफ, 120 शब्द पूछे गए हैं, यानी कि मान के चलिए 2 पैराग्राफ तो आपका आराम से आएगा। तो जो अंदर आप चीज़ों को लिखेंगे वो हमारा कितना होगा, 3 मार्क्स का। तो लिखते समय भाषा का ध्यान रखना है आपको, साथ ही जो चीज़ पूछी जा रही है, जैसे आपसे पूछा गया है आपकी चचेरी बहन आगे पढ़ना चाहती है मगर उनका पिताजी उनके विवाह कराना चाहते, तो पढ़ाई की उपयोगिता को आप समझाते हुए, चाचा जी बड़े हैं तो उस तरीके से समझाते हुए आप उस पत्र को लिखेंगे। फिर उसके बाद भाषा के लिए अंक, यानी कि जो पूरी भाषा आप इस्तेमाल कर रहे हैं, बहुत ही सम्माननीय भाषा इस्तेमाल करनी है, उसके लिए आपको 1 अंक मिलेगा। ठीक है, तो ये हमने औपचारिक पत्र का बता दिया। अब अनौपचारिक का, औपचारिक पत्र में हम क्या लिखते हैं, जो हम जैसे जिलाधिकारी को पत्र लिख रहे हैं, राशन वाली दुकान की शिकायत करने के लिए हम जो है जिलाधिकारी को पत्र लिख रहे हैं, तो वहाँ पर हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम जिसको पत्र लिखते हैं औपचारिक पत्र में, जिसको हम लिख रहे हैं, जैसे जिलाधिकारी को लिख रहे हैं, तो हम उनका एड्रेस देंगे। ठीक है, जैसे कि हम यहाँ पर जिलाधिकारी जगह, कहाँ के जिलाधिकारी को लिख रहे हैं, शहर सब चीज़ें लिखेंगे, 4 लाइन में ये आ जाएगा। फिर उसके बाद में यहाँ पर हमारा फिर क्या आता है, विषय आता है। हम विषय लिखते हैं ना, जिस विषय पर लिख रहे हैं, औपचारिक पत्रों में हमारा विषय ज़रूरी होता है, विषय लिखते हैं। फिर उसके बाद हम अपना विषय वस्तु शुरू करते हैं जो 3 अंक की है। अब अंदर जो हम शिकायत लिख रहे हैं जिलाधिकारी को, किस जगह पर हैं आप, कहाँ का जिला व्यक्ति है जो इस तरीके की हरकत कर रहा है, किस एरिया की है, कौन सी शॉप है, क्योंकि भाई हर जगह पर राशन की दुकानों के कुछ नंबर्स भी होते हैं, आप वो लिखेंगे, आप कौन सा एरिया है, वो सारी चीज़ें लिखने के बाद में आप ये 2 पैराग्राफ में आपका ये एंड होगा। उसके बाद में आप फिर उसके बाद जो आप एंड में लिखेंगे ना कि आप इस पे करके कृपया करके जल्द से जल्द कार्रवाई करने एक हम निवेदन करते हैं, हम आशा करते हैं कि आप इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई करेंगे। धन्यवाद। और नीचे आप क्या क्या होता है, जागरूक नागरिक, ऐसे आप देख सकते हैं, जागरूक नागरिक हो सकता है। अपना नाम लिखेंगे, नाम लिखने के बाद अपना इनिशियल एड्रेस देंगे। इनिशियल एड्रेस का मतलब आपको पूरा घर का नहीं, आपको अपने एरिया का नाम लिखना है बस। और उसको लिखने के बाद में आप डेट देंगे।
तो जो आप नीचे जो आप अपना नाम और इनिशियल एड्रेस और डेट दे रहे हैं उसके लिए और स्टार्टिंग के लिए आपको 1 अंक मिल रहा है, बीच की विषय वस्तु के लिए आपको 3 अंक मिल रहे हैं, और जो आप भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं उसके लिए आपको 1 अंक मिल रहा है। तो ये आपको ध्यान रखना है। औपचारिक अनौपचारिक दोनों, इसमें एक तरीके से जो आपको ये अलग अलग अंक दिए गए ना, ये आरंभ और अंत की जो औपचारिकताएं जो दी गई हैं ये मेन आपका फॉर्मेट के लिए है। जो विषय वस्तु है यानी कि जो आपको टॉपिक दिया गया है आप उस टॉपिक से बिल्कुल सही तरीके से कार्य कर रहे हैं या नहीं, वो और भाषा, ये चीज़ें आपको मेन ध्यान देनी है। तो इस तरीके से आपको 2 में से कोई भी एक पत्र करना है। अब आता है प्रश्न संख्या 6 हमारे पास में। क्या पूछा गया है इसमें? अब आपके सामने 2 करने हैं आपको, का और खा, और दोनों में ही ऑप्शन दिए गए हैं। क्या दिया गया है? ये है हमारा एक विज्ञापन, यानी कि अब आपको 2 विज्ञापन तैयार करने हैं। 2.5 मार्क्स का एक विज्ञापन है, 2.8 2.5, यानी कि 2.5 नंबर का आपका विज्ञापन है। तो अब पहले जो काम है उसमें 2 दिए गए हैं, कोई एक करना है। खा में भी 2 ये दिए गए हैं, कोई एक करना है। तो विज्ञापन आप सभी को समझाए जा चुके हैं कि कैसे लिखे जाते हैं। तो अब इस कैसे है, आपको अपना फ्लैट किराए पर देना है। इसके लिए लगभग 50 शब्दों में एक आकर्षक विज्ञापन तैयार कीजिए। मकान किराए पे लगाना है। आपको सबसे ध्यान रखना है कि जब भी हम कोई विज्ञापन बनाते हैं तो उसे हम एक रेक्टेंगल बॉक्स के अंदर ही बनाते हैं। इट्स मस्ट इम्पॉर्टेंट। सबसे पहले आपको एक रेक्टेंगल बॉक्स बनाना है और उसी के अंदर आपको विज्ञापन लिखना होगा। फिर दूसरा, अब पहला ये हो गया, पहले इसी में से ऑप्शन है, आपकी दीदी ने संगीत कला केंद्र खोला है, इसके प्रचार प्रसार के लिए लगभग 50 शब्दों में एक आकर्षक विज्ञापन तैयार कीजिए। दूसरा है हमारे पास, सामाजिक संस्था सवेरा के नशा मुक्ति जागरूकता अभियान के लिए लगभग 50 शब्दों में एक आकर्षक विज्ञापन तैयार करिए। अथवा बहुत कम कीमत में स्मार्टफोन बनाने वाली कंपनी के लिए लगभग 50 शब्दों में आकर्षक विज्ञापन तैयार करिए। तो मतलब आपको यहाँ विज्ञापन तैयार करना है। अब विज्ञापन बनाने के क्या क्या तरीके होते हैं हम पहले भी समझा चुके हैं और यहाँ पे भी हम आपको बता रहे हैं। इसकी मार्किंग कैसी रहेगी और किस किस चीज़ों पे आपको कितने नंबर्स मिलेंगे। देखिए, सबसे पहले आपको एक रेक्टेंगल बॉक्स बनाना है। हमने ऐसे करके एक रेक्टेंगल बॉक्स बना दिया, ठीक है, ये हमने बना लिया। अब इसमें जब हम बना रहे हैं तो जो हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले हमें ध्यान देना है प्रस्तुति, जो हम पूरा कितने अच्छे आकर्षक तरीके से बना रहे हैं। मान लीजिए हमें अपना मकान किराए पे देना है, तो आप एक छोटा सा मकान यहाँ पर अपनी, अगर आपकी ड्राइंग अच्छी है तो आप एक छोटा सा मकान बना सकते हैं। फिर अब मकान, आप सबसे पहले यहाँ पर किराए हेतु मकान, आप सबसे पहले ऊपर यहाँ पर किराए हेतु मकान एक हेडिंग आप दे देंगे, उसके बाद करना आप शुरू करेंगे। यहाँ पर मकान में क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं आपके पास, कितने बेडरूम्स हैं, कितने बाथरूम हैं, किचन है, बालकनी है, जो कुछ भी है, गार्डन है, जो भी है आप वहाँ पर वो सारी चीज़ें देंगे। फिर अब क्या क्या सुविधाएं हैं, ठीक है, जैसे अपार्टमेंट्स होते हैं उसमें लाइट बैकअप होता है, 24 आवर्स वाटर सप्लाई होती है, ठीक है, और भी बहुत सारी फैसिलिटीज़ होती हैं, स्वीपर होता है, आपको मेट्स इजीली अवेलेबल है, बहुत सारे आप ऑफर बता सकते हैं, चीज़ें, आकर्षक चीज़ें आप लिख सकते हैं उसमें, वो सारी चीज़ें लिखेंगे। भाषा का आधांक है, तो मतलब प्रस्तुतिकरण, यानी कि आप यहाँ पे कोई भी एक फ़ोटो बना सकते हैं और यहाँ पर 2-3 लाइन का लिख सकते हैं, और एंड में एक आप यहाँ पर अपना कॉन्टेक्ट नंबर यहाँ पर दे सकते हैं। संपर्क जो नंबर हमारा होता है वो यहाँ पर दे सकते हैं, क्योंकि भाई संपर्क नंबर तो देना ज़रूरी होता है कि आपने विज्ञापन तो छपवा दिया, आपसे संपर्क कहाँ करेगा व्यक्ति, तो वो देना ज़रूरी है। एड्रेस नहीं देना चाहते तो कॉन्टैक्ट नंबर या 1 या 2 नंबर कॉन्टैक्ट के आप देंगे। तो जो नीचे एक छोटा सा बॉक्स बनाएंगे यहाँ पर, वहाँ पर आप इसको लिखेंगे। तो हमने आपको बता दिया ऑफर्स दे सकते हैं, ये सब। अब इसमें हम क्या दे रहे हैं, विषय वस्तु, यानी कि जो इसके अंदर आप जितने भी चीज़ें लिख रहे हैं उसका 1 अंक है। प्रस्तुति जो हम कर रहे हैं, कितना आकर्षक हम इसको बना रहे हैं, यानी कि जैसे ही हमारे सामने तुरंत विज्ञापन का मतलब क्या होता है, जैसे ही हमारे सामने आए हम देख के तुरंत अट्रैक्ट हो जाएं, ठीक है। तो हम जैसे न्यूज़पेपर में भी देखते हैं, मैगजीन्स में देखते हैं, तो कोई भी चीज़ होती है ना, फर्स्ट जो हमारी एक पहली नज़र पड़ती है, तो वो प्रस्तुति हमारे सामने एकदम आकर्षक होनी चाहिए। फिर भाषा, जो अंदर हम भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं वो भी बहुत ही सम्मानजनक होनी चाहिए, आकर्षक होनी चाहिए। अगर आप किसी प्रोडक्ट के लिए कोई विज्ञापन लिख रहे हैं तो उसमें ऑफर्स दे सकते हैं, छूट दे सकते हैं, सेल लिख सकते हैं, इस तरीके से हैं।
तो यहाँ पर ये कोई कुछ जैसे जागरूकता कोई चीज़ अभियान, जैसे मान लीजिए हरियाली जागरूक अभियान है, कुछ भी है, नशा मुक्त, जैसे मेरी नशा मुक्ति था, तो उसमें हम क्या करेंगे कि नशे से क्या क्या नुकसान होते हैं, उसमें नशा मुक्ति में हम क्या क्या केंद्र के लिए में हम क्या क्या ऑफर दे रहे हैं आपको, सारी चीज़ें जागरूक। नशा जो है वो परिवारों को तबाह करता है, कोई शायरी भी आप डाल सकते हो, कुछ कर सकते हो, इस तरीके से आप विज्ञापन रेडी कर सकते हैं यहाँ पर। तो ये 2.5 नंबर आपको 2 विज्ञापन बनाने हैं। अब आता है प्रश्न संख्या 7, यानी कि हमारे क्वेश्चन पेपर का आखिरी। इसमें हमसे क्या पूछा गया है, हमें यहाँ पर संदेश लेखन लिखना है। संदेश लेखन भी आप सभी को पता है कि एक रेक्टेंगल बॉक्स में ही हमें लिखना होता है संदेश लेखन, इसकी भी वर्ड लिमिट कम ही रहती है। तो क्या दिया गया है, राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा यानी NTSC में पहला स्थान प्राप्त करने पर अपने मित्र को लगभग 40 शब्दों में शुभकामना संदेश लिखिए। तो 40 मार्क्स का 40 नंबर्स का लिखना है आपको, ये कितने का लिखना है, सॉरी 40 वर्ड लिमिट है इसकी, 40 शब्द की, और कितने नंबर का है ये, 2.5 नंबर का, यानी कि 2.5 मार्क्स का ये आपका होगा। तो का में 2 ऑप्शन दिए हैं, आपको एक चूज करना है, खा में भी 2 दिए हैं, आपको एक चूज करना है, यानी कि आपको 2 संदेश लिखने हैं। इसमें क्या दिया है, तो आपको पहले NTSC की एक शुभकामना संदेश है, फिर उसके बाद क्या है, साहसिक कार्य के लिए बाल वीरता पुरस्कार से सम्मानित होने वाले अपने मित्र को लगभग 40 शब्दों में बधाई संदेश दीजिए। ये हमें एक बधाई संदेश लिखना है। तो जो 2 में से जो भी आपको सही लगे उसमें से एक ऑप्ट करिए। फिर खा है, केरल के निवासी अपने मित्र को ओणम के अवसर पर लगभग 40 शब्दों का एक बधाई पत्र लिखना है, बधाई संदेश देना है। फिर दूसरा है, भैया भाभी की पहली वैवाहिक वर्षगांठ पर लगभग 40 शब्दों का एक शुभकामना संदेश लिखिए। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 2 शुभकामना संदेश हैं, 2 बधाई संदेश हैं। तो जो आप ठीक से लिख सकते हैं आप वही 2 ऑप्ट करेंगे। अब इनको लिखने का तरीका क्या रहेगा हम आपको बता दें। आप इसको रेक्टेंगल बॉक्स में एक लेंगे, जैसे आपको पता है कि संदेश हमेशा हम एक रेक्टेंगल बॉक्स में लिखते हैं, ठीक है। सबसे पहले जो भी हम संदेश लिख रहे हैं, बधाई संदेश है या शुभकामना संदेश है, वो हेडिंग यहाँ पर देना हमारा ज़रूरी है। जैसे शुभकामना संदेश है तो यहाँ पर हम शुभकामना संदेश लिखेंगे, ठीक है। अब शुभकामना संदेश में जैसे बधाई की वर्षगांठ है तो उसमें 12 दिन ये आए, या कोई भी आप एक शायरी लिख सकते हैं, कोई एक अच्छा सा दोहा या सूक्ति, कुछ भी, तो यहाँ पर आप वो 2 लाइन का लिख सकते हैं। फिर उसके बाद जिसको भी लिख रहे हैं जो भी है, आप यहाँ पर डेट वगैरह देंगे, फिर उसके बाद आप यहाँ पर वो लिखेंगे और अंत में अपना नाम ज़रूर लिखेंगे। तो ये होता है हमारा। अब जैसे हम स्वतंत्रता दिवस पे बनाए हैं, गणतंत्र दिवस बनाए तो झंडा बना सकते हैं, दीपावली है तो दिया बना सकते हैं, होली है तो रंगों का कुछ बना सकते हैं, कोई भी हम कलाकारी थोड़ी बहुत कर सकते हैं। अब इसमें क्या है, रचनात्मक प्रस्तुति, यानी कि जो हम प्रस्तुति दे रहे हैं, अब जैसे यहाँ पर हमने 2 लाइन हमने बोला आप शायरी वगैरह लिख सकते, तो ये रचनात्मक प्रस्तुति पे वहाँ आ सकते हैं। कुछ हम कलाकारी कर दें, यहाँ फूल को गुलदस्ता बना दें या कुछ आर्टिस्टिक कुछ बना दें, तो वो हमारी रचनात्मक प्रस्तुति में आ जाएगा, तो 1 अंक हमें उसका मिल जाएगा। फिर विषय वस्तु जो हम सब अंदर लिख रहे हैं उसका 1 अंक रहेगा, और भाषा जो है उसका हमें आधा मार्क्स मिलेगा। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि इस तरीके से होगा। तो इस तरीके से CBSE ने अपना सैम्पल पेपर जो इशू किया है हमारे सामने, हमने आपको बताया कि वो किस तरीके से हमें इसके अंदर आंसर्स लिखने हैं, क्योंकि जो क्वेश्चंस हमने अभी हम आपके सामने लेकर आए वो तो आपसे पूछे नहीं जाएंगे, जाहिर सी बात है वो बदल जाएंगे। इसीलिए हमने उनके आंसर्स नहीं देके आपको उनको लिखने का तरीका बताया है कि आप किस तरीके से उनके आंसर्स को लिखेंगे। कोई भी क्वेश्चन कुछ भी हो, तो जो भी चैप्टर्स आ रहे हैं उन्हें बहुत अच्छे से रीड करिए, रीड करना मस्ट होता है। अपनी सोच को समझिए कि आप जो चीज़ें जैसे रचनात्मक लेखन है, कोई भी अनुच्छेद पूछा जाए, कुछ पूछा जाए, तो आप किस तरीके से उसका आंसर देंगे। जैसे अनुच्छेद लेखन है तो उसमें आपको संकेत बिंदुओं के अंदर बंध कर ही कार्य करना है। पत्र लिखते हैं या आप संदेश लेखन कर रहे हैं, विज्ञापन लेखन कर रहे हैं, तो इन सब के अपने एक नियम हैं, उन नियमों का पालन करते हुए कार्य करिएगा, क्योंकि इन सब के मार्क्स ज़्यादा रहते हैं। भाषा को आपको उच्च करना है तो आपको पर्यायवाची शब्द, जैसे हम हर बार पहले भी बता चुके हैं, पर्यायवाची शब्दों का इस्तेमाल करिए। अनेकार्थी हैं, समानार्थी शब्द हैं, इन तरह के शब्दों का इस्तेमाल जब आप करेंगे तो आपकी भाषा वहाँ पर बहुत ही अच्छी आ जाएगी। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। यहाँ पर हम अपना ये वीडियो ख़त्म करते हैं। आई होप आप
आपको ये वीडियो बहुत हेल्प करेगा आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के पेपर्स के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।